सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 24, जिसका शीर्षक है शरारती शरद। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रेरणादायक घटनाओं से भरा होता है। महान व्यक्तियों की जीवनी से हमें उनके कुछ अनुभवों के बारे में पता चलता है, जिनसे हम सीख लेकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति के जीवन में प्रेरणादायक घटनाएं होती हैं और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और महान व्यक्तियों की जो जीवनी होती है, उससे हमें उनके कुछ अनुभवों के बारे में पता चलता है, जिनसे हम सीख लेकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। शरद बचपन में बहुत शरारती था। 5 वर्ष का होते ही उसे पाठशाला में भर्ती कर दिया गया, लेकिन उसकी शरारतें फिर भी नहीं रुकी। रोज कोई ना कोई कांड करके लौटता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, शरारतें भी बढ़ती गई। एक दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा था। कई बार कोशिश की, फिर चिलम को उलट पलट कर देखा। अब तो भेद खुल गया। गुस्से में लाल पीले होकर बच्चों से बोले, सच बताओ, ये ईंट के टुकड़े किसने रखे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शरद जो है वो बचपन में बहुत ज्यादा शरारती था। तो 5 वर्ष का होते ही उसने पाठशाला में भर्ती ले लिया था, उसे भर्ती कर दिया गया था, लेकिन उसकी शरारतें फिर भी कम नहीं हुई थी। कोई ना कोई कांड वो करके लौटता ही था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी शरारतें और ज्यादा बढ़ती गई। तो एक दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी जो है वो क्या कर रहे हैं, चिलम पर तंबाकू सजा रहे हैं। और फिर वो कहीं चले गए। फिर बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसने क्या रख दिए, छोटे छोटे ईंट के टुकड़े रख दिए। फिर पंडित जी जब वापस आए लौटकर, तो उन्होंने जब हुक्के पर गुड़गुड़ाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उससे धुआं नहीं निकल रहा है। तो कई बार कोशिश करने पर भी उनसे धुआं नहीं निकल रहा था। फिर चिलम को उलट पुलट कर देखा तो पता चला कि उस चिलम में छोटे छोटे ईंट डाले गए हैं। फिर वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, आग बबूला हो गए। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ, किसने ये ईंट के टुकड़े इसमें रखे हैं। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए, तब डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम बता दिया। पंडित जी तुरंत बेत उठाकर उसकी ओर लपके। शरारत शरद ने देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला, जिसने उसका नाम बताया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसे उठाने लगे और उसी बीच शरद भाग खड़ा हुआ। अब बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जब पंडित जी गुस्से में आते हैं और फिर सब डर जाते हैं कि अब तो पंडित जी जो है वो मारेंगे, तो उस डर से लोग बता देते हैं, शरद का नाम ले लेते हैं। फिर पंडित जी तुरंत बेत उठाकर शरद के पीछे भागते हैं। शरद ने देखा तो तुरंत छलांग लगा दी और जाते समय उसने उस लड़के को धक्का दिया जिसने उसका नाम बताया था, और वो जो लड़का है वो वहीं पर गिर पड़ा। फिर पंडित जी उसे उठाने लगे और उसी बीच जो शरद है वो वहां से भाग गया। शिकायत घर तक पहुंची। माँ के हाथों मार खानी पड़ी, पर उसकी शरारतें बढ़ती ही गई। घर में बेहद गरीबी थी। माँ परिवार का पेट भरने के लिए कभी अपने पिता के घर जाती तो कभी गांव लौट आती थी। इसलिए शरद की शरारतें भी नए नए रूप लेती रहती थी। अब शिकायत घर पहुंच गई थी और माँ के हाथों पर उसे मार खानी पड़ी थी, पर उसकी शरारतें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब घर में बहुत ज्यादा गरीबी छाई हुई थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा गरीब था। तो माँ परिवार का पेट भरने के लिए कभी उनके पिता के घर जाती थी, कभी गांव लौट आती थी। इसलिए शरद की शरारतें भी नए नए रूप लेती जा रही थी। नाना के घर में आदेश था कि बच्चों का काम बस पढ़ना है। प्यार, खुशामद और खेल से वे बिगड़ जाते हैं, लेकिन शरद तो यहाँ भी वही काम करता जिनको करने की मनाही थी। वह वह तितलियां पालता, नेवला पालता, कुत्ता पालता,
तरह तरह के फूल लगाता, पतंग उड़ाता, लट्टू नचाता, गोली और गुल्ली डंडा खेलता। अब जो नाना है शरद के, उनके घर पे एक सूल है, एक आदेश है कि जो बच्चे हैं उनका काम केवल क्या है, पढ़ना है और कोई काम नहीं करना है। अब प्यार, खुशामद और खेल से, उनका मानना है कि प्यार से, खुशामद करने से, खेल से जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन शरद जो है वो तो तब भी वो वहीं पर वही काम करता है जो उसका मन करता है। वह तितलियां पालता है, नेवला पालता है, कुत्ता पालता है, तरह तरह के फूल लगाता है, पतंग उड़ाता है, लट्टू नचाता है, गोली और गुल्ली डंडा भी खेलता है। वह मालियों की आंख बचाकर अमरूद भी चुरा लाता था, मछुआरों को चकमा देकर मछली उठा लाता, पर अपने लिए नहीं, मछली लाकर गरीबों में बांट देता था। आज का सा जमाना कहाँ था, तब वह गरीब था, परंतु उससे भी बढ़कर और गरीब थे। ना मुंह में रोटी का कौर, ना बदन पर कपड़ा, उन्हीं की मदद करता था वह। अब वो क्या करता था, वो मछलियों की आंख बचाकर अमरूद भी चुरा वो मालियों की आंख से बचकर अमरूद चुरा लेता था, मछुआरों को चकमा देकर मछली उठा लेता था, पर वो ये सब चीजें अपने लिए नहीं लेता था, वो ये सब चीजें गरीबों में बांट देता था। हालांकि वो भी बहुत गरीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा और भी लोग गरीब थे जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, बदन में कपड़ा नहीं था, तो उन्हीं की मदद करने के लिए वो ये चीजें चुराता था। लेकिन इन शरारतों के बीच वह कभी ऐसा गायब होता कि घंटों पता नहीं लगता था। उसके साथी ढूंढ ढूंढ कर थक जाते थे, लेकिन तब तक ना जाने कहां से चुपचाप आकर हाजिर हो जाता। बच्चे पूछते कहाँ थे अब तक। अब उसकी शरारतों के बीच वह कभी भी ऐसे गायब होता कि घंटों तक उसका पता नहीं लगता था। उसके साथी उसे ढूंढ ढूंढ कर बहुत ज्यादा थक जाते थे, लेकिन जब तक पता नहीं वो कहाँ से चुपचाप आकर खड़ा हो जाता था। फिर जो बच्चे हैं वो उसे पूछते थे कि तुम अब तक कहाँ थे। फिर उत्तर देता था, तपोवन में। फिर बच्चे हैरान होते, तपोवन, वह कहाँ है? पर वह किसी को कुछ भी नहीं बताता था। उसके रिश्ते का एक मामा था, सुरेंद्र, जो उम्र में उससे छोटा था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन उसने बहुत जिद की, मुझे अपना तपोवन दिखाओ। तो वो बच्चों को क्या उत्तर देता था कि वो तपोवन जाता है। तो बच्चे हैरान हो जाते थे कि ये तपोवन क्या है। तो अब उसके रिश्ते में एक उसका मामा लगता था, लेकिन वो बच्चा ही था, छोटा ही था, और वो उसकी उम्र से भी बहुत ज्यादा छोटा था। तो दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। तो एक दिन वो उससे जिद करता है कि मुझे अपना तपोवन दिखाओ। शरद बोला, अच्छा ले चलूंगा, पर तू सूरज, गंगा और हिमालय की कसम खा कि किसी और को नहीं बताएगा। अब जो शरद है वो क्या कहता है अपने दोस्त को कि मैं तुझे ले चलूंगा, लेकिन तुझे क्या करना होगा, तुझे सूरज, गंगा, हिमालय इन सब की कसम खानी होगी कि तू किसी को भी उस बारे में नहीं बताएगा। फिर सुरेंद्र मामा ने ऐसा ही किया। तब शरद उसको गंगा के किनारे किनारे जंगल में एक ऐसी जगह ले गया जहां नीम और करौंदे के अनेक पेड़ थे। बीच में एक ऐसा कुंज बन गया था जिसके अंदर जाना कठिन था। बड़ी सावधानी से एक जगह से लताओं को हटाकर शरद भीतर गया। वहां थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूरज की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थी और उनके कारण प्यारा प्यारा हरा प्रकाश वहां फैल गया था। ऐसा दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ी शांति मिली थी। अब सुरेंद्र जो मामा है वो वैसा ही करते हैं। तब शरद जो है वो उसको गंगा के किनारे किनारे से जंगल में एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पर नीम और करौंदे के अनेक पेड़ लगे हुए थे। तो बीच में एक ऐसा कुंज बन गया था जिसके अंदर जाना बहुत ज्यादा कठिन था। तो बड़ी सावधानी से एक जगह से लताओं को हटाकर शरद भीतर गया, अंदर गया। वहां थोड़ी सी साफ सुथरी सी जगह थी। तो हरी भरी लताओं के भीतर से सूरज की उज्जवल किरणें छन छन करके अच्छी लग रही थी। उनके कारण प्यारा प्यारा हरा प्रकाश वहां फैल गया था। ऐसा दृश्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मन को बड़ी शांति भी मिल रही थी। वहीं बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था। शरद उस पर आकर बैठ गया, मामा को पुकारा, आ। सुरेंद्र डरते डरते पास जाकर बैठा। नीचे गंगा बह रही थी, उस पार सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी। सुरेंद्र ने कहा,
यह जंगल तो बहुत सुंदर है। फिर वो क्या करता है, उसी बीच पर वहां पे एक पत्थर रखा हुआ होता है, फिर वो उस पत्थर पर बैठ जाता है और फिर अपने मामा को बुलाता है कि अब आ जा। तो सुरेंद्र जो है वो डरते डरते जाता है, क्योंकि नीचे जो है वो गंगा बह रही होती है और उस पार सब कुछ साफ साफ उसे दिख रहा होता है। फिर मंद मंद यानी धीमी धीमी हवा चल रही होती है और सुरेंद्र कहता है कि यह जंगल तो बहुत सुंदर है। फिर शरद बोला, यहीं आकर तो मैं ना जाने क्या क्या सोचा करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें सब यही दिमाग में आती है। तो शरद क्या कहता है अपने मामा यानी सुरेंद्र से, यहीं आकर मैं ना जाने क्या क्या सोचा करता हूँ और बड़ी बड़ी बातें भी मेरे यहीं पर आती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शांति होती है, हरियाली होती है। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच यह तो तपोवन जैसा लगता है। आज समझ में आया कि इस बार तेरे गणित में 100 में से 100 अंक क्यों आए हैं। तो सुरेंद्र क्या कहता है कि ये तो सच में कैसा लग रहा है, तपोवन जैसा लग रहा है, और अब समझ में आया कि तेरे गणित में इतने अच्छे नंबर कैसे आए हैं। अंक क्यों आए सो तो पता नहीं, पर बड़े होने पर वह जो इतना बड़ा लेखक हुआ उसका एक कारण यह भी था, एकांत में बैठकर सोच विचार करना उसका स्वभाव था। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि उसके अंक क्यों आए ये तो उसको पता नहीं, लेकिन जो इतना बड़ा वो लेखक बना बड़े होकर, उसका जो कारण था वो यही था कि वो इसी तपोवन में बैठकर, इसी जंगल में बैठकर शांति में एकांत से सोच विचार करता था और बड़ी बड़ी बातें सोचा करता था। एक और बात थी उसके स्वभाव में, वह अन्याय कभी नहीं सह सकता था। उसका एक साथी था राजेंद्र नाथ, प्यार से सब उसे राजू कहते थे। राजू और वह जहां अन्याय होते देखते या सुनते तुरंत पहुंच जाते। ऐसी ही एक घटना सुनिए। अब एक और बात उसके बारे में बताई जा रही है कि वो क्या करते थे, वो स्वभाव में वह अन्याय, उसके स्वभाव में एक और बात ये थी कि वो अन्याय को कभी भी नहीं सहता था। और उसका एक साथी था राजेंद्र नाथ, प्यार से सब उसे राजू कहते थे। तो राजू और वह जहां अन्याय होते देखते थे, सुनते थे, तुरंत पहुंच जाते थे। तो ऐसी ही एक घटना यहाँ पे हमें बताई गई है। उन दिनों यानी आज से कोई 100 वर्ष पहले हम गुलाम थे, गोरे हम पर राज कर रहे थे। कभी कभी तो बड़ा जुल्म करते थे। कोई राह चलते उनके सामने पड़ा कि उन्होंने हंटर से पीटना शुरू कर दिया। एक मास्टर जी एक दिन देर से घर लौट रहे थे, पीछे से आ गई गोरे साहब की घोड़ा गाड़ी। वे बचते तब तक तो साहब ने उनकी पीठ पर चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि उन दिनों यानी कि उन दिनों की बात की जा रही है जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हुआ करता था भारत में। तो कई यानी 100 वर्ष पहले की बात है कि गोरे हम पर राज कर रहे थे। कभी कभी तो बहुत ज्यादा जुल्म भी करते थे, अत्याचार करते थे। कोई भी राह में उन्हें दिख जाता था सामने तो वो क्या करते थे, हंटर से उसको मारने लगते थे, उसे पीटना शुरू कर देते थे। फिर एक मास्टर जी एक दिन घर से देरी से लौट रहे थे, तो वो पीछे से, उस दिन वो थोड़ा घर लेट से लौट रहे थे, तो पीछे से अंग्रेजों की घोड़ा गाड़ी आ जाती है। तो वो बचने का सोच ही रहे थे कि उससे पहले ही उनके पीठ पर चाबुक उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया था। बहुत चोट लगी, क्रोध भी आया, पर करे क्या। तभी सहसा राजू का ध्यान आया। वह उसके पास गए, पीठ के घाव दिखाए। राजू ने कहा, मास्टर जी आज तो आप घर जाइए, परसों जो कुछ होगा आप सुन लेंगे। अब उनको चोट में देखकर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे तो वो बच्चे ही। तभी उन्हें क्या ध्यान आता है, राजू का ध्यान आता है, अपने दोस्त का ध्यान आता है। तो उसके वो पास ले जाते हैं मास्टर जी को, फिर पीठ के घाव दिखाते हैं। तो राजू पीठ के घाव देखकर कहता है कि मास्टर जी आज तो आप घर चले जाइए, लेकिन परसों जो कुछ भी होगा आप उसे सुन लेंगे, आपको खबर मिल जाएगी। अगले दिन संध्या को राजू और शरद का दिल उस रास्ते पर जाकर डट गया जहां से वह गोरा साहब गुजरता था। दोनों ओर पेड़ थे। जैसे ही उन्होंने दूर से गोरे साहब की घोड़ा गाड़ी आने की आवाज सुनी, दोनों ओर से उन पेड़ों पर आर पार रस्सी बांध दी। घोड़ा गाड़ी तेजी से आई, घोड़ा रस्सी में उलझा और गोरा साहब तेजी से सड़क पर गिरा। उसके बाद दोनों ने उसको जी भरकर पीटा और पूछा, फिर किसी बेकसूर को मारोगे?
अब अगले दिन क्या होता है, शाम को राजू और शरद जो है वो उसी रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि वो जो रास्ता है वो उनके दिल में डट कर जाता है, क्योंकि वहीं से वो जो गोरा साहब है वो गुजरता था। तो दोनों ओर पेड़ थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि दूर से गोरे साहब की घोड़ा गाड़ी आने वाली है, उन्हें आवाज सुनाई देती है, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों आर पार रस्सी को बांधकर खड़े हो जाते हैं। फिर घोड़ा गाड़ी तेजी से आती है, तो घोड़ा गाड़ी रस्सी में उलझ जाती है, घोड़ा साहब जो है वो तेजी से सड़क पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों उसको जी भरकर पीटने लगते हैं, और फिर पीटकर क्या कहते हैं कि अब बताओ, अब फिर किसी बेकसूर को मारोगे? साहब ने उत्तर दिया, नहीं मारूंगा। माफी मांगकर साहब चला गया। तो ऐसा दबदबा था शरद और राजू का। इसके साथ ही दोनों गरीबों की डटकर सेवा करते थे। घर में कोई बीमार पड़ता तो शरद उसके पास से हटता नहीं था। 10वीं की परीक्षा सिर पर थी। बड़े मामा जी की लड़की बीमार हो गई। शरद सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग गया। वह बच ना सकी। शरद इतना दुखी हुआ कि उसके पास होने में संदेह होने लगा। अब शरद और राजू का इस प्रकार से दबदबा हुआ करता था। तो इसके साथ ही दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे और गरीबों की डटकर सेवा भी करते थे। घर में कोई बीमार पड़ता तो शरद उसके पास से हटता नहीं था। और 10वीं की परीक्षा सर पर थी, तो बड़े मामा जी की लड़की जो है वो बीमार हो गई थी। शरद सब कुछ भूल कर उसकी सेवा में लग गया था, उसकी देखभाल करने लगा था। वह बच ना सकी। शरद इतना दुखी हुआ कि उसके पास होने पर संदेह होने लगा कि पता नहीं वो पास हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बड़ा होकर भी वह सेवा करना नहीं भूला। ना जाने प्लेग के कितने रोगियों की उसने सेवा शुश्रूषा की। होम्योपैथिक दवाओं का बॉक्स लिए वह घर घर घूमा करता था। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी पढ़ने में वह पीछे नहीं रहता था। बार बार इधर उधर भागने के कारण वह पिछड़ भी जाता, तो इतना अधिक परिश्रम करता कि सबसे आगे आकर ही दम लेता। वह कैसे तन्मय होकर पढ़ता था, इसका भी एक उदाहरण सुनिए। वह निर्धन था। पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए रिश्ते के मामाओं को पढ़ाता था। उम्र में वे उससे छोटे थे। उस दिन कॉलेज में विज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। पहली रात को उसने अपने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, कल मेरी परीक्षा है। आज रात तुम मुझे परेशान मत करना। जो कुछ भी पूछना हो कल सवेरे आकर पूछना। फिर विद्यार्थी चले गए और वह पढ़ने बैठ गया। दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर ली। दूसरे दिन सवेरे विद्यार्थी फिर आए। देखा लैंप जल रहा है और शरद पढ़ने में लीन है। उन्होंने आहट की। शरद ने चौंक कर देखा और नाराज होकर बोला, मना किया था कि आज रात मुझे परेशान मत करना, पर तुम नहीं माने। फिर विद्यार्थियों ने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर साहस करके एक मामा ने कहा, वह तो कल रात की बात थी, अब तो सवेरा हो चुका है। फिर सुनकर शरद चौंका। उठकर खिड़की खोल दी। सुबह की सुनहरी धूप कमरे में फैल गई। वह शर्मिंदा हो गया। तो इस तरह पढ़ते थे बचपन में भारत के महान लेखक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। असल में वे जो भी काम करते मन लगाकर करते, टालते नहीं थे। बांसुरी बजाते, तबला बजाते, गाते भी थे। कहानियां गढ़कर सुनाने की प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी। बच्चों को घेर कर बैठ जाते और कहानियों पर कहानियां सुनाकर उन्हें चकित कर देते थे। लिखना भी स्कूल में पढ़ते समय ही शुरू कर दिया था। ऐसा शुरू किया कि जन जन के प्यारे हो गए और आज भी है। इसलिए तो हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम उनका 100वां जन्मदिन मना चुके हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो एक महान लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बचपन में बेशक से वो बहुत ज्यादा शरारती थे, लेकिन उनमें एक अच्छा गुण क्या था कि वो दूसरों की मदद करते थे और जो भी काम करते थे वो पूरी लगन के साथ करते थे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।